हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए 12th बायो की क्विक नोट सीरीज लेकर आई हूँ। ये वीडियोस आपको सेल्फ स्टडी में तो हेल्प करेंगे ही और एग्जाम से पहले ये वीडियोस देखकर आप आपके चैप्टर्स का कंप्लीट रिवीजन भी कर सकते हैं। चैप्टर के एंड में नीट और सीबीएसई 12th बोर्ड में प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस आए वो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। वो क्वेश्चंस देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि नीट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं और एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेने से आप बहुत कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप वीडियो के साथ या बाद में एनसीईआरटी से ये चैप्टर पढ़ना, आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ आएगा और फिर उसमें पीछे जो क्वेश्चंस दिए वो भी सॉल्व करना, वो क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्दी पीपल किसे बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्दी मीन्स people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and normal behavior interactions among them in all sex related aspects. 1951 में इंडिया ने स्टार्ट किया था नेशनल लेवल प्रोग्राम्स टू अटेंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उसको नाम दिया था फैमिली प्लानिंग। इसके बाद इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स उसने स्टार्ट किए टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उन प्रोग्राम्स का नाम था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, RCH प्रोग्राम्स। इस प्रोग्राम्स के मेजर टास्क क्या हैं? क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रोवाइड फैसिलिटी एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। अब अवेयरनेस में देखिए आप, कई एनजीओज और गवर्नमेंट एजेंसीज बाय ऑडियो वीडियो और बाय प्रिंट मीडिया अवेयरनेस क्रिएट करती है अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेक्स रिलेटेड और रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, स्कूल्स में सेक्स से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए जिससे बच्चों को जो भी मिसकंसेप्शन है अबाउट द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स वो सब उनके क्लियर हो, जो भी मिथ्स हैं वो उनके डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो। इसके अलावा एडोलेसेंट एज ग्रुप में जो भी लोग हैं उनको राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एड्स एटसेट्रा। इन सब के बारे में राइट इंफॉर्मेशन एडोलेसेंट एज ग्रुप के लोगों को प्रोवाइड करें। एजुकेट फर्टाइल कपल्स एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप, जो भी फर्टाइल कपल्स हैं या फिर मैरिजेबल एज ग्रुप में जो भी लोग हैं उनको एजुकेट करें अबाउट द अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, जिससे फीमेल फेटिसाइड कम हो या नहीं हो या रुक जाए, पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, पोस्ट नेटल केयर मतलब आफ्टर डिलीवरी, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एटसेट्रा। इन सब के बारे में एजुकेट करें। नेक्स्ट, अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ से जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उसके बारे में हम अवेयरनेस लाए लोगों में। सोशल एविल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, इन सब के लिए हम अवेयरनेस क्रिएट करें अमंग द पीपल। दूसरा इसका टास्क है प्रोवाइडिंग फैसिलिटी एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। तो इसमें आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज दें, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, बेटर पोस्ट नेटल केयर, also provide medical assistant and care to people in reproduction related problems। जो भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम जिन लोगों को है उनको हम मेडिकल असिस्टेंस और केयर प्रोवाइड करें। अब रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है? प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम है, डिलीवरी में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस में, अबॉर्शंस हो रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स एंड इनफर्टिलिटी। ओके, सबसे मेन एमनियोसेंटेसिस पर बैन होना चाहिए। एमनियोसेंटेसिस मतलब ये एक सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ फीटस, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट ऑफ फीटस होता है। ये किस बेसिस पर होता है? एम्ब्रियो के बाहर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड में क्रोमोसोम पैटर्न को देखकर हम बता सकते हैं कि फीटस का सेक्स क्या है।
यदि क्रोमोसोम पैटर्न XX है तो मतलब फीमेल है और XY है तो मतलब मेल है। तो उस बेसिस पर डिटेक्ट कर लेते हैं कि जो होने वाला बच्चा है वो बॉय होगा कि गर्ल होगा। और यदि गर्ल रहती है तो आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में बहुत ज्यादा होता है ये कि उसको मार देते हैं, है ना, अंदर ही प्रेगनेंसी में ही उसको मार देते हैं। तो गवर्नमेंट ने एकदम स्ट्रिक्ट रूल बनाया है और इस टेस्ट पे बैन किया है। क्यों बैन किया है? वही रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बिल्ड करने के लिए। इसके अलावा मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है। आप लोगों को पता होगा इंद्रधनुष नाम से प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें बच्चों को बहुत सारी डिजीजेस के अगेंस्ट इम्यूनाइज किया जाता है, वैक्सीनेट किया जाता है। जैसे DTP है, BCG है, और पोलियो तो आपने नाम सुना ही होगा। ओरल पोलियो की वैक्सीन कितने सालों से इंडिया दे रहा है बच्चों को। पोलियो मुक्त भारत ये अभियान चलाया था, और 5 साल से छोटे बच्चों को फ्री में गवर्नमेंट पोलियो की ड्रॉप पिलाती है, 2 बूंद जिंदगी की। ये सब आप लोगों को पता होगा। तो ये सब प्रोग्राम जो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं, उन सब का मेन एम यही है कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बने। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। आप लोगों को पता है इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 130 करोड़ है ना, बहुत ज्यादा। ये सेकंड नंबर पर है वर्ल्ड में पॉपुलेशन के मामले में इंडिया। फर्स्ट नंबर पे चाइना। चाइना से हम थोड़ा ही पीछे। चाइना में 140 करोड़ से, इंडिया में 130 करोड़। तो इसको सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसके क्या प्रोबेबल रीजंस बता सकते हैं या सोच सकते हैं हम? अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एक्चुअल में हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ गई, इसके अलावा लाइफ स्टाइल अच्छी हो गई, उन सब रीजन से नॉर्मल डेथ रेट तो कम हुई ही। इसके अलावा मैटरनल डेथ रेट मतलब मदर्स प्रेगनेंसी या डिलीवरी में मर जाती थी, वो कम हुई, वो डेथ रेट कम हुई। इसके अलावा इन्फेंट्स मतलब न्यू बॉर्न बेबी, उनकी मोर्टेलिटी रेट कम हुई। इन सब रीजन से पॉपुलेशन बढ़ गई। इसके साथ एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज। रिप्रोड्यूसिबल एज हम मान सकते हैं 16 to 50 ईयर्स। इस एज में जो नंबर है पीपल के, हमारे यहाँ यंग पीपल बहुत है, मतलब इस एज ग्रुप में बहुत ज्यादा लोग हैं। तो इस कारण से भी ऐसा माना जा सकता है कि इस रीजन से भी इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के प्रोबेबल रीजन डिक्लाइन इन डेथ रेट और इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, ये हम रीजन बोल सकते हैं। अब यदि इसी तरह से ग्रोथ रेट बढ़ती रही तो हमारे लिए बेसिक रिक्वायरमेंट जो कि होती है रोटी कपड़ा और मकान, वो भी हम लोगों के लिए फुलफिल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप बताया है, या हम बोल सकते हैं बहुत ही नेसेसरी स्टेप बताया है और मोटिवेट किया है फैमिलीज को फॉर यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टू कंट्रोल बर्थ। है ना, बर्थ कंट्रोल होगी तो पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। इंडियन गवर्नमेंट ने स्लोगन दिया है, हम दो हमारे दो, मतलब 2 ही बच्चे करिए। अर्बन एरिया में ये प्रॉब्लम इतनी नहीं है, अर्बन में तो 2 भी नहीं करते हैं, कई कपल्स एक ही बच्चा रहने देते हैं। लेकिन रूरल एरिया में इंडिया में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने मैरिजेबल एज ग्रुप, जो मैरिजेबल एज है वो फीमेल की बढ़ाकर 18 ईयर्स कर दी है और मेल की 21 ईयर्स कर दी है। पहले कैसा बाल विवाह होता था, छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, कपल समझते नहीं थे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं करते थे, तो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा हो जाते थे। तो बर्थ कंट्रोल के लिए जो गवर्नमेंट है उसने मैरिजेबल एज का जो क्राइटेरिया है, जो मैरिजेबल एज है वो भी बढ़ाई है। इसके अलावा इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इंसेंटिव्स देने का बोला है स्मॉल फैमिलीज वाले कपल्स को, कि शायद इंसेंटिव्स की लालच से वो बच्चे 2 ही करें। गवर्नमेंट जॉब्स जो होती है वो भी इस बेसिस पे होती है कि फैमिली स्मॉल होनी चाहिए, 2 ही बच्चे होने चाहिए। इसके अलावा आपको बताते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यदि यूज करते हैं तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के क्या फीचर्स होने चाहिए? वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, और उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, या कम से कम साइड इफेक्ट होना चाहिए।
कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में फर्स्ट है नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? अवॉइड चांसेस ऑफ मीटिंग ऑफ स्पर्म्स एंड ओवम नेचुरली। इसमें भी थ्री टाइप्स हैं। पीरियोडिक एब्सटिनेंस। पीरियोडिक एब्सटिनेंस का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फर्टाइल पीरियड होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10 से 17 दिन का जो टाइम रहता है, 28 से 29 दिन की साइकिल रहती है हेल्दी वुमेन की, उसमें जो 10 से 17 दिन जो रहते हैं, डे 10, 10वें दिन से 17वें दिन तक का, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें दिन से 17वें दिन तक का जो टाइम रहता है, ये 7 दिन का, वो फर्टाइल पीरियड कहलाता है। इस टाइम पर प्रेगनेंसी के चांसेस या फर्टिलाइजेशन के चांसेस या फिर मीटिंग ऑफ स्पर्म्स एंड ओवम के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इसलिए इन 7 दिनों में कपल्स इंटरकोर्स करना अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट है विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्टस। इसमें मेल पार्टनर अपने पेनिस को विड्रॉ कर लेता है वजाइना से जस्ट बिफोर इजेक्यूलेशन, जिससे कि स्पर्म वजाइना में एंटर नहीं होते और फर्टिलाइजेशन अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट है लैक्टेशनल एमिनोरिया या एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। पार्ट्यूरेशन के बाद डिलीवरी के 6 महीने अप टू 6 मंथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिन नहीं होती है फीमेल्स में, तो उस टाइम पर यदि इंटरकोर्स करते हैं तो स्पर्म्स एंड ओवम की मीटिंग के चांसेस को अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट है बैरियर मेथड। इसमें विद द हेल्प ऑफ बैरियर फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म्स एंड ओवम इज प्रिवेंटेड। इसमें फर्स्ट बैरियर है कॉन्डोम्स। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है, डिस्पोजेबल होता है, सेल्फ इंसर्टेड होता है, थिन रबड़ या लेटेक्स शीट का बना हुआ होता है। मेल में ये पेनिस को कवर करने के में हेल्प करता है और फीमेल में ये वजाइना और सर्विक्स को कवर करता है। तो इस तरह से यदि कॉन्डोम यूज करते हैं तो ये पेनिस को कवर करता है या फिर फीमेल में वजाइना और सर्विक्स को कवर करता है, तो स्पर्म्स की एंट्री को ब्लॉक करता है या फिर स्पर्म्स और ओवम की मीटिंग को ब्लॉक करता है। इसके अलावा ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाता है यूजर को। नेक्स्ट है डायफ्राम सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स। ये फीमेल के लिए होती है, ये भी रबड़ की बनी होती है, रीयूजेबल होती है। ये सर्विक्स को कवर करती है और स्पर्म्स की एंट्री को ब्लॉक करती है। नेक्स्ट है स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स। ये जो है वो स्पर्म्स को किल करते हैं। यदि इनका यूज वजाइना या सर्विक्स में किया जाता है तो स्पर्म्स जब एंटर होते हैं तो किल हो जाते हैं। ये अकेला क्रीम या जेली या फोम यूज नहीं करते हैं, डायफ्राम सर्वाइकल कैप इनके साथ क्रीम जेलीज एंड फॉर्म्स को यूज करते हैं, तो इफेक्ट ज्यादा होता है। यदि एक कोई मेथड फेल हो जाता है तो दूसरा वर्क कर सकता है या दोनों मिलकर एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। अभी तक जो आपने मेथड पढ़े, कॉन्डोम्स हो, डायफ्राम्स हो या फिर स्पर्मिसाइडल जेलीज क्रीम्स हो, वो सब सेल्फ इंसर्टेड थी, बट दीज आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेज। अभी तक जो पढ़ी आपने वो वजाइना या सर्विक्स में इंसर्ट करते थे, बट दीज आर इंसर्टेड इन द यूट्रस थ्रू वजाइना। ये कैसे काम करती है? जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज होती है वो स्पर्म्स को किल करती है इन द यूट्रस। कुछ आईयूडीज कॉपर की बनी होती है और कॉपर आयंस को रिलीज करती है। ये कॉपर आयंस स्पर्म्स की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस करते हैं। कुछ आईयूडीज हार्मोन रिलीजिंग होती है और ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज यूट्रस को अनसुटेबल बनाते हैं फॉर इम्प्लांटेशन। इसके जो एग्जांपल है वो इंपॉर्टेंट है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज का एग्जांपल है लिप्स लूप। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज का एग्जांपल LNG20 एटसेट्रा। नेक्स्ट जो डिवाइस है सॉरी मेथड है पिल्स। ये पिल्स जो होती है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की बनी रहती है या फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन के कॉम्बिनेशन की बनी रहती है। ये किस तरह से काम करती है? ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती है और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करती है। इसके अलावा ये सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को भी चेंज कर देती है, जिससे स्पर्म्स की एंट्री ब्लॉक हो जाती है। ये पिल्स जो होती है वो डेली लेते हैं, 21 डेज तक लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होती है उसके फर्स्ट 5 डेज से स्टार्ट करते हैं और 21 दिन तक लेते हैं, फिर 7 दिन का गैप लेकर उसके बाद वापस सेम पैटर्न में रिपीट करते हैं। कब तक रिपीट करते हैं? टिल द फीमेल डिजायर्स टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन।
इसका बहुत फेमस एग्जांपल है सहेली। ये जो ब्रांड है ये डेवलप किया था सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ ने। ये डेली नहीं लेनी पड़ती ये पिल, ये हफ्ते में एक बार लेनी पड़ती है। इसके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो भी बहुत कम है। पिल्स के ही बेसिस पर या जिसका मोड ऑफ एक्शन सेम रहता है वो है इंजेक्शन और इम्प्लांट्स। इनका ये सेम पिल्स के जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन कॉम्बिनेशन के बने होते हैं। इनका मोड ऑफ एक्शन सेम होता है पिल्स के जैसे ही, लेकिन ये इफेक्टिव ज्यादा देर तक रहते हैं और ये डेली नहीं लेने पड़ते, या तो हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार अलग अलग तरह के इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स आते हैं। नेक्स्ट मेथड है स्टरलाइजेशन। ये सर्जिकल मेथड है और परमानेंट टर्मिनेशन मेथड ऑफ कंसेप्शन। इट प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। मेल में इस मेथड को बोलते हैं वेसेक्टोमी, फीमेल में इस मेथड को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है, मतलब बाद में कपल बोले कि नहीं अब हम कंसीव करना चाहते हैं तो ये जो मेथड है ये रिवर्सिबल नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं हो सकता। एक बार हो गया तो ये प्रेगनेंसी को परमानेंट ब्लॉक कर देता है या प्रिवेंट कर देता है। मेल का ये डायग्राम है, ये फीमेल का डायग्राम है। मेल में आप देख सकते हैं एसेसरी डक्ट जो होती है वास डिफरेंस, उसको कट करके टाई कर देते हैं। फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देते हैं। तो इस तरह से इस मेथड से गैमेट के ट्रांसफर को प्रिवेंट करते हैं, जिससे जो कॉन्सेप्शन है वो प्रिवेंट हो जाता है। साइड इफेक्ट्स क्या क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के? नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, irregular menstrual bleeding और even breast cancer. Next topic is medical termination of pregnancy, MTP और induced abortion. ये क्या होता है? Intentional termination of pregnancy before full term is called medical termination of pregnancy, MTP और induced abortion. ये क्यों होता है? कुछ अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती है, या तो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के कारण, या फिर इंटरकोर्स के टाइम पर जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया है वो फेल हो गया, तो उस कारण से जो प्रेगनेंसी हो जाती है तो फीमेल जो होती है वो अबॉर्शन कराना चाहती है या इंटेंशनल टर्मिनेट कराना चाहती है अपनी प्रेगनेंसी को, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है। या फिर प्रेगनेंसी यदि कंटिन्यू रखती है फीमेल तो ये जो कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी है ये हार्मफुल हो सकता है मदर के लिए भी, या फिर फीटस के लिए, या फिर दोनों के लिए। तो ऐसे टाइम पर डॉक्टर सजेस्ट करती है एमटीपी। जो एमटीपीज होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में एमटीपीज जो होते हैं वो सेफ होते हैं। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में यदि एमटीपी होता है तो थोड़ा रिस्की होता है। डिजीजेस और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, ऐसी डिजीजेस को बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, वेनेरियल डिजीजेस या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। जो डिजीजेस ट्रांसमिट होती है थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स उनको बोलते हैं एसटीडीज। कौन कौन सी होती है? एग्जाम्पल्स हैं गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, क्लेमाइडियसिस, जेनाइटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियसिस, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स। हेपेटाइटिस बी और एड्स सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा भी ट्रांसमिट होती है बाय शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड इंजेक्शन नीडल्स, इन्फेक्टेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, by transfusion of blood from infected to healthy or from an infected mother to the fetus. हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज और एड्स, ये जो 3 एसटीडीज है ये इनक्योरेबल है, इनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है या ये क्योर नहीं हो पाती है। इसके अलावा जो भी डिजीजेज है वो सब क्योरेबल है यदि वो सही टाइम पर उनका डिटेक्शन हो जाता है और प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट मिल जाता है तो। लेकिन उनमें भी क्या प्रॉब्लम है कि सिग्निफिकेंट सिम्टम्स जो होते हैं वो या तो प्रेजेंट नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं, जिससे अर्ली स्टेज में इन्फेक्शन का पता नहीं चलता है, टाइमली डिटेक्शन नहीं होता है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है, जिससे बाद में जाके कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। ये क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस, अबॉर्शंस, स्टिल बर्थ्स मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा होना, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज मतलब यूट्रस की जगह एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फेलोपियन ट्यूब में होना, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट।
ये जो एसटीटीज होती है ये बहुत ज्यादा कॉमन होती है इन द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 24 ईयर्स। क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स, ऑलवेज यूज कॉन्डोम्स ड्यूरिंग coitus. In case of any doubt, go to a qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with the disease. Next is infertility. इनफर्टिलिटी किसे बोलेंगे? अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। यदि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो बोलते हैं इनफर्टिलिटी। इस कंडीशन को बोलते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी बहुत सारे रीजन से हो सकती है, उनमें से कुछ जैसे फिजिकल है, कॉन्जेनाइटल है, डिजीजेस, किसी डिजीज के कारण, कोई ड्रग के साइड इफेक्ट के कारण, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल, कोई भी रीजन से इनफर्टिलिटी हो सकती है। यदि डिसऑर्डर्स को टाइम पर प्रॉपरली डायग्नोज करें और करेक्ट ट्रीटमेंट करें तो जो वो कपल्स हैं दे कैन ऑल्सो हैव चिल्ड्रन, बट in some conditions that corrections are not possible. In that condition, couples are suggested to go through some special technologies to have children. That technologies are known as assisted reproductive technologies, ART। commonly हम इनको कलेक्टिव रूप से बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इनमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आती है? फर्स्ट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी, इसका आपने नाम सुना होगा। इसमें क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन मतलब ओवम और स्पर्म इन दोनों का फ्यूजन जो है वो हम बॉडी के बाहर करते हैं, बाहर ही हम एम्ब्रियो बनाते हैं। एम्ब्रियो में जब 8 ब्लास्टोमेयर्स हो जाते हैं, मतलब जब एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमेयर्स स्टेज में होता है, तब उस एम्ब्रियो का ट्रांसफर फैलोपियन ट्यूब में कर देते हैं और इसको बोलते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। कई बार इतने छोटे कंडीशन में या इतनी छोटी स्टेज में एम्ब्रियो का ट्रांसफर नहीं पॉसिबल होता है या फिर फेल होता है, तो एम्ब्रियो को थोड़ा बढ़ने देते हैं, मतलब मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर जब कंडीशन हो जाती है तो उस एम्ब्रियो को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करके डायरेक्ट यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है और इस कंडीशन को बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें ओवम को कलेक्ट करते हैं डोनर से और फैलोपियन दूसरी जो फीमेल है उसकी फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कंसीव करना चाहती है फीमेल वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाती, तो ओवम जो है वो डोनर से लेते हैं और फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। उसके पास एक ही प्रॉब्लम है कि वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती, बाकी वो फर्टिलाइजेशन के लिए एनवायरनमेंट भी प्रोड्यूस कर सकती है और डेवलपमेंट के लिए भी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती है। उसकी केवल एक प्रॉब्लम है कि वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ठीक है, उस कंडीशन में ओवम हम डोनर से लेकर जो कंसीव करना चाहती है फीमेल उसकी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं और इस मेथड को बोलते हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, GIFT। नेक्स्ट मेथड है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। इसमें हम स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में ट्रांसफर करते हैं, डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि स्पर्म का ट्रांसफर होगा फैलोपियन ट्यूब तक, ओवम का ट्रांसफर होगा फैलोपियन ट्यूब का, फिर उन दोनों का फ्यूजन होगा, नहीं, डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं ओवम में, एम्ब्रियो को बाहर ही बनाते हैं और फिर जो एम्ब्रियो बन जाता है 8 ब्लास्टोमियर कंडीशन में स्टेज में उसको फिर ट्रांसफर करते हैं फीमेल में। तो इस कंडीशन को या इस मेथड को बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये कब किया जाता है? जब मेल में स्पर्म काउंट कम रहता है तो मेल से या तो हस्बैंड से या फिर हेल्दी डोनर से सीमेन को कलेक्ट किया जाता है और आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है इनटू द वजाइना या फिर इनटू द यूट्रस। यूट्रस में करते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल। तो यदि सीमेन को या तो वो डोनर से लेते हैं या फिर हस्बैंड से लेते हैं और उसको आर्टिफिशियली वजाइना में या फिर यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं तो इस मेथड को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यहाँ पे जो मेथड बताए, जो टेक्निक्स बताई, उनसे
बच्चे पैदा करना पॉसिबल तो है, लेकिन ये जो सब टेक्निक्स है दे रिक्वायर हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स एंड these techniques required expensive instrumentation. तो ऑब्वियसली ये जो टेक्निक्स है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, सबके लिए अफोर्डेबल नहीं होती, केवल कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल कैन अफोर्ड इट। इसलिए इन टेक्निक से बच्चे हो तो सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इन टेक्निक्स के थ्रू करवाते हैं क्योंकि ये कॉस्टली होती है, अफोर्डेबल नहीं होती। तो लास्ट एक ही ऑप्शन बचता है, वो है लीगल अडॉप्शन। यदि कोई कपल पेरेंटहुड को एंजॉय करना चाहता है तो वो लीगल अडॉप्शन, कोई बच्चा अडॉप्ट करे और पेरेंटहुड को एंजॉय करे। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट होता है। मैंने इस चैप्टर के एंड में सीबीएसई बोर्ड में प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो आपको प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा नीट एग्जाम में भी जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड आए वो मैंने प्रोवाइड किए हैं। आप इन क्वेश्चंस को देखिए, सॉल्व करिए, तो आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से ही आए और एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेने पर आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।